अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंजाइम है। एंजाइम का आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है, जो एंजाइम का दूसरा चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया है। तो आज की वीडियो में हम एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी स्टडी, एंजाइम की स्टडी को क्या कहते हैं। तो एंजाइम की स्टडी ऑफ एंजाइम को कहते हैं एंजाइमोलॉजी। स्टडी ऑफ एंजाइम को कहते हैं एंजाइमोलॉजी। सबसे पहले ये आपको एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज अपने माइंड में बिठाना है कि जो एंजाइम की स्टडी को कहते हैं एंजाइमोलॉजी। उसके बाद आते हैं फर्स्ट आइसोलेट फॉर्म। सबसे पहले जो एंजाइम डिस्कवर हुआ थे वो ईस्ट में हुए थे। ये भी आपको एमसीक्यूज अपने माइंड में बिठाना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आते हैं फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर नेम। बहुत बार एमसीक्यूज में पूछते हैं कि सबसे पहले जो एंजाइम डिस्कवर हुआ था उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है डेस्टाइज। डेस्टाइज नाम है जो सबसे पहले एंजाइम डिस्कवर हुआ था। उसके बाद आते हैं एंजाइम। जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है। एंजाइम एक वर्ड है जो ग्रीक वर्ड है, जिसका टर्म दिया था, किस साइंटिस्ट ने दिया था? कोहे साइंटिस्ट एक था जिसका नाम कोहे था, उसने एक एंजाइम के टर्म को दिया था और ये ग्रीक वर्ड है। उसके बाद आते हैं एंजाइम किस चीज़ के बने होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एंजाइम जो है वो ग्लोबल प्रोटीन के बने होते हैं। पहले चैप्टर में हमने बायोमोलिक्यूल्स में हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था कि प्रोटीन दो किस्म की होती है, एक ग्लोबल प्रोटीन होती है, दूसरी होती है फाइबर प्रोटीन। जो एंजाइम्स होते हैं वो ग्लोबल प्रोटीन के बने हुए होते हैं। उसके बाद आते हैं सम एंजाइम्स आर नॉन प्रोटीन इन नेचर। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, नॉन प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के नहीं बने होते। तो उसकी मैंने एक एग्जांपल लिखी है, राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन प्रोटीन के बने होते हैं, क्योंकि ये आरएनए नेचर के होते हैं। आरएनए नेचर के होते हैं, इसी वजह से ये नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक बायोकैटालिस्ट। ये कैटालिस्ट क्या होता है? ये कैटालिस्ट ये वो चीज़ होती है जो क्या कहते हैं, किसी भी सब्सटेंस को क्या करती है, केमिकल रिएक्शन को, उसकी स्पीड को क्या करती है, इंक्रीज करती है, और स्मॉल टाइम में, कम टाइम में। इसकी डेफिनेशन जो है, द सब्सटेंस विच स्पीड अप केमिकल रिएक्शन बट स्मॉल टाइम। ऐसा सब्सटेंस होता है बायोकैटालिस्ट में जो क्या करता है, स्पीड को क्या करता है, बढ़ा देता है केमिकल रिएक्शन में और कम टाइम में। और ये जो बायो है, बायो का मतलब होता है लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, जिससे रिएक्शन जल्दी हो जाते हैं। उसे हम बायोकैटालिस्ट कहते हैं। ये इसको ऑर्गेनिक बायोकैटालिस्ट कहते हैं। उसके बाद आते हैं एंजाइम जो होते हैं वो टेरिटरी स्ट्रक्चर होते हैं। एंजाइम जो है वो एक्यूअस मीडियम होता है। क्यों? क्योंकि इसको अपनी फंक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड एक्यूट होता है वो कौन सा होता है, एक्यूट मीडियम उसको दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके फंक्शन के लिए काम आते हैं और इसमें जो है रिएक्शन होते हैं एक्यूट मीडियम में। उसके बाद आते हैं एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर अ रिएक्शन। एंजाइम क्या होते हैं, हर रिएक्शन के लिए खास किस्म के एंजाइम होते हैं। इसी वजह से एंजाइम को स्पेसिफिक फॉर रिएक्शन कहते हैं। किसी भी एंजाइम का किसी के साथ रिएक्शन नहीं होता, स्पेसिफिक एंजाइम के लिए स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। एंजाइम क्या होता है, स्पेसिफिक फॉर रिएक्शन होते हैं। हर एंजाइम के लिए अलग अलग क्या होता है, रिएक्शन होता है। हर रिएक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम होता है। किसी भी रिएक्शन में कोई और दूसरा सेम एंजाइम नहीं यूज होता। उसके बाद आते हैं लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। ये लोअर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? ये लोअर एक्टिवेशन एनर्जी वो होती है, ये क्या होती है, एक्टिवेशन को लो कर देती है, किसी भी रिएक्शन की एनर्जी को लो कर देती है, उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ऐसी एनर्जी जो क्या मैक्सिमम एनर्जी को मिनिमम एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, और उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और इस एक्टिवेशन एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं? मेजर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को हम किलो जूल पर मोल में मेजर करते हैं। ये भी आप अपने माइंड में बिठा दें, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि मेजर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को हम किलो जूल पर मोल में करते हैं। ये भी बहुत बार एमसीक्यूज आता है। 2019 में एमडीकेट के पेपर में ये एमसीक्यूज आया था कि किलो जो है एक्टिवेशन एनर्जी को किससे मेजर करते हैं, तो किलो जूल पर मोल से मेजर करते हैं। ये भी अपने माइंड में बिठा दो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद एक इक्वेशन मैंने लिखी है जो बुक में दी गई थी। तो इक्वेशन है
हाइड्रोजन परऑक्साइड को हमने रिएक्ट किया एंजाइम के थ्रू, तो उसमें वाटर और हाइड्रो ऑक्साइड आ गया, वाटर और ऑक्साइड। तो हमने ये क्या करा, एंजाइम की मदद से यूज किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। एंजाइम कौन सा यूज किया, कैटालाइज। अगर हम विदाउट एंजाइम यूज करते हैं, विदाउट एंजाइम्स यूज, तो 86 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। जब हमने इसको एंजाइम यूज किया तो 1 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या हुआ, रिक्वायर्ड हुई। विदाउट एंजाइम में 86 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती। इससे क्या होता है, एनर्जी भी ज्यादा लगती है और टाइम भी ज्यादा लगता विदाउट एंजाइम। अगर एंजाइम हमने यूज किया तो एनर्जी भी कम लगी और टाइम भी कम लगा। उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, एंजाइम के स्ट्रक्चर पर, एंजाइम्स के जो स्ट्रक्चर है हमने पढ़ा, एंजाइम जो है वो बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। और प्रोटीन क्या होती है, बिल्ड ब्लॉक ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड की बिल्ड ब्लॉक होती है। तो हम कह सकते हैं जो एंजाइम्स हैं वो अमाइनो एसिड के बने हुए हैं, हम ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद आते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट जो होती है रीजन होती है एंजाइम की। एक्टिव साइट जो होती है वो रीजन होती है। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, दैट इज द चार्ज बेरिंग स्मॉल कैविटी इज कॉल्ड एक्टिव साइट। ऐसी एनर्जी, ऐसी जो है चार्ज जो क्या करे, एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो और उसमें रिएक्शन करे और प्रोडक्ट की प्रोसेस हो, उसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। उसके बाद आते हैं कि एक्टिव साइट जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, अमाइनो एसिड के बने होते हैं। तो अमाइनो एक्टिव साइट भी जो है अमाइनो एसिड की बनी होगी। तो उसमें देखते हैं जो एक्टिव साइट है वो कितने अमाइनो एसिड की बनी होती है। तो 3 to 12 अमाइनो एसिड की क्या बनी होती है, एक्टिव साइट बनी होती है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज के मुताबिक कि पूछा जाता है जो एक्टिव साइट है वो कितने अमाइनो एसिड की बनी होती है। तो हम बता सकते हैं कि 3 to 12 अमाइनो एसिड की जो है एक्टिव साइट बनी होती है। उसके बाद इसकी और दो कैटेगरी आती हैं, एक आती है बाइंडिंग और दूसरी होती है कैटालाइटिक। जो बाइंडिंग पार्ट होता है, बाइंडिंग होती है, वो क्या करती है, वो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की रिकॉग्नाइजेशन करती है, जो सबस्ट्रेट को आइडेंटिफाई करती है। तो सबस्ट्रेट को आइडेंटिफाई करती है और प्रोडक्ट के साथ क्या करती है, रिएक्शन करती है, जिससे क्या होता है, फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन होती है और एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद जो कैटालाइटिक होती है, कैटालाइटिक क्या करती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। ट्रांसफर करता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, उसको प्रोडक्ट में इसको करता है, ट्रांसफर करता है कैटालाइटिक। और कैटालाइटिक को एक्टिव करने के लिए मेन पॉइंट है एंजाइम का एक्टिव होना। अगर एंजाइम एक्टिव है तो कैटालाइटिक भी एक्टिव हो जाता है। उसको एक्टिव करने के लिए एक कोफैक्टर होता है जो एंजाइम के अंदर होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, एंजाइम को एक्टिव करता है। और जो है कोफैक्टर एक होता है जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, वो रिक्वायर्ड होता है जो इसको एक्टिव करता है। और इससे रिएक्शन को कन्वर्ट होता है, इस रिएक्शन में कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। अब कोफैक्टर क्या है इसको आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे एंजाइम के वर्क के बारे में, एंजाइम क्या कैसे काम करता है, उसके जो स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।